हेलो स्टूडेंट्स, आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का एजेंडा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स द हिंदू में आए हैं और जो न्यूज़ रही हैं, एक तो गोल्डन बर्ड विंग ये न्यूज़ में रहा है, जयराज बेनिक्स केस न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर एडिटोरियल आया है। चाइनाज एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल ये एक एडिटोरियल है जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साउथ चाइना सी ये भी एक एडिटोरियल है। उसके अलावा BRO, DSDBO और काटसा ये न्यूज़ हैं और ये एडिटोरियल है। तो ये तीन एडिटोरियल हैं और ये तीन न्यूज़ हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशंस IAS ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, बैंक PO SSC से रिलेटेड, UPSC का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। SSC का भी कंप्लीट कोर्स है, क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स है। उसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम UPSC का स्टडी मटेरियल, क्विज वगैरह और वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। SSC CGL बैंक PO के लिए भी अलग से टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू। एक तो न्यूज़ में रहा है, आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइट। ये आपको पता होगा, ये हम कई बार कल भी डिस्कस करा था, परसों भी डिस्कस करा था, रेगुलर न्यूज़ में है। गैल्वन वैली क्लैश, गैल्वन वैली लद्दाख में, गैल्वन वैली लेह लद्दाख में जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में 15 जून को। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उसके बाद से लगातार कमांडर लेवल की टॉक्स हो रही हैं, ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में, ताकि वहाँ पर जो टेंशन वाली सिचुएशन है उसे डी एस्केलेट किया जा सके। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो चाइना भी वहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जा रहा है, हम भी वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो डी एस्केलेशन अब चल रहा है। और एग्रीमेंट में ये भी है कि अगर चाइना एग्रीमेंट को नहीं मानता तो फिर हम एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में डिस्कस की गई हैं। तो पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अब इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेक्चर आने वाला है जिसमें हम गैल्वन वैली से रिलेटेड 1962 के बाद से क्या क्या इंडिया चाइना के बीच में हुआ वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से सेशन आएगा और ये हम हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सेंटर टू ले डाउन वैक्सीन ट्रायल नॉर्म्स, ये आपको पता होगा, कोवैक्सीन एक भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, ये इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करा है। DGCI ने अप्रूवल दिया था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए नॉर्म्स बना रही है। ठीक है, पूरा एक नॉर्म्स गाइडलाइंस जारी करेगी कि इस तरीके से ह्यूमन ट्रायल होने वाले हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं रहा। उसके अलावा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, CBSE ने अपना सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बर्ड विंग, इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई मिली है गोल्डन बर्ड विंग, ये हमें डिस्कस करना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें ये दिया है, एक तो हमारा जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई अब तक थी पिछले 88 ईयर्स से जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो सबसे बड़ी बटरफ्लाई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे एक, विलियम हेरे एवेंस, ब्रिगेडियर। तो लेपिडोप्टेरिस्ट थे ये। लेपिडोप्टेरिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, 1932 में इन्होंने बताया था कि साउथ इंडिया की एक बर्ड विंग है, सबसे बड़ी बटरफ्लाई, जिसका विंग स्पैन 190 मिलीमीटर है। तो ये 1932 के बाद से रिकॉर्ड था। लेकिन अब हमारे उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे इससे भी बड़ी 190 मिलीमीटर विंग स्पैन, बर्ड विंग का जो विंग स्पैन है उससे भी बड़ी बटरफ्लाई मिली है, जिसका विंग स्पैन 4 मिलीमीटर ज्यादा है, 194 मिलीमीटर। उसका नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कहाँ मिली है और उसका विंग स्पैन कितना है। उसका विंग स्पैन है 194 मिलीमीटर। ठीक है, तो 88 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है।
तो उसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ बटरफ्लाई होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में कई बार आते हैं कि सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है वो मेल है, फीमेल है, इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है ये फीमेल बटरफ्लाई है। मेल बटरफ्लाई का जो साइज है वो केवल 106 मिलीमीटर है, तो काफ़ी छोटा साइज है मेल बटरफ्लाई का। फीमेल बटरफ्लाई का साइज बड़ा है, तो इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई मिली है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बटरफ्लाई क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्ड विंग है, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। आपकी अगर ज्योग्राफी अच्छी होगी तो आपको पता होगा, या आप मैप में देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर है। तो दुनिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई ये भी एग्जाम में आ सकती है क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई मिली है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि न्यूज में भी हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा ये न्यूज़ में रहा है मर्डर ऑफ जयराज बेनिक्स। ये आपको पता होगा, एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी पुलिस कस्टडी में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की तमिलनाडु में। ये सभी को पता है कि लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड होता है, लॉकडाउन में दुकान खोलने का एक टाइम था, तो उससे ज़्यादा देर तक इन्होंने दुकान खोली। तो पुलिस वहाँ पर दुकान में पहुंची और बहस हुई जयराज और उनके बेटे बेनिक्स के साथ। तो बहस होती रही काफ़ी देर तक, तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई पुलिस स्टेशन और 4 घंटे के बाद उन दोनों की, बाप बेटी की कस्टोडियल डेथ हुई थी। तो उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सी होती रही और डिबेट भी चलती रही, डिस्कशन भी चलता रहा पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। तो ये आर्टिकल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, अब रोज इसमें ज्यादातर आर्टिकल आ ही रहे हैं द हिंदू में। तो ये आर्टिकल पुलिस टेरर इन द थिएटर ऑफ लॉ, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, पुलिस को लेकर और अलग सिस्टम को लेकर। तो हमें इस आर्टिकल की जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन नहीं करने, बस कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ अलग एस्पेक्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड, वो हमें एक पता होना चाहिए ताकि हम एनालाइज कर सकें पुलिस की प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। तो एक तो देखिए इसमें आर्टिकल में है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम, देन इज द एक्सेप्शन एंड एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। एक तो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से पुलिस या सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। सब रूल ऑफ लॉ के बदले रूल ऑफ मेन है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ एक इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। लॉलेसनेस ऑफ लोकल पावर इन द नॉर्म, मतलब आर्बिट्रेरी पावर। कोई पुलिस वाला है वो अपने आप को ही कई बार, सारे पुलिस वाले, आपको ये भी समझना है कि ये जो स्टेटमेंट है सभी पुलिस वालों के लिए नहीं है, इन जनरल नहीं है। कुछ इंडिविजुअल, मोस्टली पुलिस वाले ज़्यादातर एथिकल होते हैं, लेकिन कुछ जो पुलिस वाले हैं वो अपने आप को लॉ से बड़ा समझते हैं, वो अपने आप को सोवरेन समझते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि सोवरेन समझ रहे हैं और अपनी मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कस्टडी में मारपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसमें यही लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ लॉ डिपेंड्स ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स बट इट्स यूज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। मतलब किसी को अगर अरेस्ट करते हैं तो उसकी डिग्निटी का भी ध्यान रखना है। उसके साथ मारपीट, उसे मारपीट के घसीट के ले जा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी, उसने कोई क्राइम नहीं भी किया है या छोटी सी गलती पे भी उसे मारपीट कर रहे हैं उसके साथ, तो डिग्निटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी जो है अपनी कॉन्स्टेंट समझना है पुलिस वालों को कि हमारी लिमिट कहाँ तक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं किसी वकील के साथ जब बातचीत करते हैं तो पुलिस वालों को पता है कि ये रूल ऑफ लॉ जानता है, तो पुलिस वकीलों से बातचीत करने का तरीका पुलिस वालों का थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। और पुलिस वालों को भी पता है कि पुलिस की लिमिट्स कहाँ तक है, तो उनसे बातचीत करने का तरीका अलग होता है। और बाकी अगर हम देखें, पुलिस जो है अगर कोई गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस जानती है कि ये लॉ को नहीं जानते, तो पुलिस उनके साथ कई बार लॉ ब्रेक कर लेती है। तो यही इस आर्टिकल में ये सारी चीजें हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, साथ ही साथ हमें पुलिस में जो इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि पुलिस में
इतनी अच्छी कंडीशंस फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, सोने को नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, पुलिस वालों को फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, और कई बार रात भर 2-2 दिन तक जगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी नहीं है और करप्शन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा पब्लिक भी लीगली जब अवेयर रहेगी तो पुलिस भी उसी के हिसाब से बिहेव भी करेगी। तो पुलिस की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेंसिटाइज करना है बिहेवियर को लेकर, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, एक कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ, और पब्लिक को भी अपने लीगल राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल से रिलेटेड एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, थोड़ा समझना है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है गवर्नमेंट और सिस्टम को लेकर, ठीक है। उसके अलावा एडिटोरियल में जो हमारे पास रहा, इन स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर बॉल, तो ये आर्टिकल बेसिकली जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए वरीसम तो है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि चाइना की हैबिट ही है एग्रेसिव होना एरिया में, और अपनी न्यूक्लियर आर्म्स वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो वो आर्टिकल पूरा का पूरा इसी के ऊपर है, चाइना के न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें आगे, जो फैक्ट्स हैं आर्टिकल में वो है, एक तो चाइना जो है प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल का, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका की जो मल्टी लेयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो यूएस के जो वेपन सिस्टम है, बहुत मॉडर्न वेपन सिस्टम है, बहुत एडवांस है। तो यूएस को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि चाइना जो है पूरा प्लान्ड तरीके से मॉडर्नाइजेशन करे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का। तो ये एक रीज़न है, चाइना इसीलिए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को लगातार बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा चाइनाज लोपनूर वो साइट है जहां पर चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। लोपनूर सेम वैसा ही है जैसे इंडिया का, इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है राजस्थान में, पोखरण में, ठीक है। ये सेम वैसा ही है जैसे इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है राजस्थान पोखरण में। तो इंडिया ने अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं वो राजस्थान में पोखरण में करे हैं। 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का राजस्थान पोखरण में। तो सेम वैसा ही उनका लोपनूर एक जगह है चाइना में जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूज में रहा, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटीरियल, इसके हिसाब से चाइना के पास 2.9, ये प्लस माइनस है, इसके प्लस माइनस मतलब इतने का एरर हो सकता है, 2.9 टन्स ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। एक तो आपको पता होना चाहिए फिसाइल मटेरियल क्या है। फिसाइल मटेरियल उस मटेरियल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिसाइल और फर्टाइल को समझना। फिसाइल और फर्टाइल हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपने क्लासेस में पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। हमारा जो कोर्स है यूपीएससी का भी, एसएससी का भी, जिसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है फिसाइल फर्टाइल मटेरियल। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सेशंस हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही हैं। फिसाइल और फर्टाइल अगर आप समझ गए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ जाएगी। फर्टाइल मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जो एक बड़ा न्यूक्लियस अपग्रेड होके और बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है। फिसाइल मटेरियल हम उस मटेरियल को बोलते हैं जब कोई बड़ा न्यूक्लियस जो है ब्रेकडाउन होके दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जैसे अगर हम बोले यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 ब्रेकडाउन हो जाता है दो छोटे न्यूक्लियस में, बेरियम और क्रिप्टन में, दो छोटे न्यूक्लियस में। इसे हम बोलेंगे यूरेनियम 235 को फिसाइल मटेरियल, क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो रहा है दो छोटे न्यूक्लियस में। फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, उसमें एक छोटा न्यूक्लियस ऐड होके वो और बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, तो हम इसे बोलेंगे फर्टाइल, जो अपग्रेड हो रहा है, जिसमें वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो बेसिकली फिसाइल मटेरियल में न्यूक्लियर फिजन होता है, बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। फर्टाइल मटेरियल में न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एनर्जी इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं उनमें फिसाइल मटेरियल, क्योंकि हमारे नेचर में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 मिलता है, ठीक है। नेचर में हमें मिलता है 99
99.3% यूरेनियम 235, 0.7% ये नेचर में यूरेनियम 235 मिलता है। इनका ये कंबाइंड मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलते हैं। और ये है फिसाइल, इससे न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ये फिसाइल मटेरियल है, ये ब्रेकडाउन होता है बेरियम क्रिप्टन में। ये ब्रेकडाउन नहीं होता, ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, प्लूटोनियम 239 में। तो ये अपग्रेड हो जाता है, मतलब ये फर्टाइल मटेरियल है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी नहीं मिल रही है प्लूटोनियम में। हालांकि ये फिर ये प्लूटोनियम फिसाइल में कन्वर्ट होके इसको वेपन में यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने में, न्यूक्लियर वेपन बनाने में। तो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल जो है उसके हिसाब से वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है, मतलब यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर दिया प्लूटोनियम 239 में। और चाइना के पास 2.9 टन ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है, ठीक है, और इंडिया के पास केवल 0.6 टन ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। तो इंडिया के पास कंपैरेटिवली बहुत कम है, चाइना के पास 5 गुना फिसाइल मटेरियल है। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें फिर अलग अलग फ्रंट पे काम करना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम क्या है, ये पूरी दुनिया में ये स्टडी करता है किस कंट्री के पास कितने वेपन हैं, और जो वेपन्स हैं उनका ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कौन सी कंट्री ज़्यादा कर रही है, कौन सी कम कर रही है, कितना कर रही है, पूरा लिस्ट देता है कि कौन सी। जैसे हमें पता है सिप्री के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में वेपन्स को कौन सी कंट्री वेपन्स का ट्रेड कर रही है, यूएस नंबर 1 में है, नंबर 2 पे रशिया है। तो यूएस बहुत आगे है, पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है वेपन्स का 50% से ज़्यादा वेपन्स यूएस बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि चाइना के पास न्यूक्लियर आर्सेनल 290 वॉरहेड थे 2019 में, अब 320 हो गए। तो उसने 30 वॉरहेड ऐड कर दिए हैं, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब ऐड कर दिए हैं। वॉरहेड होता है जो मिसाइल है, मिसाइल के आगे वॉरहेड लगता है, ठीक है, तो वो ऐड कर लिए हैं। तो ये एक न्यूज़ में रहा है। उसके अलावा कन्वेंशनल एस्केलेशन बिटवीन चाइनीज़ और इंडियन फोर्सेस, उसके अलावा इसमें ये लिखा है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कन्वेंशनल आर्म्स या वॉर होती है तो इंडिया को ये भी ध्यान रखना है कि चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है हमें। तो ये सब उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर हमारी जितनी भी अग्नि मिसाइल्स हैं ये हमने डिस्कस करा है। हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया क्लासरूम कोर्स में पूरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें पूरा डिस्कस करा है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर अग्नि मिसाइल्स आती हैं। जैसे पृथ्वी मिसाइल्स हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंडर आती है, वैसे ही स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एक अलग से फोर्स बनाई हुई है जिसके अंडर सारी अग्नि मिसाइल्स आती हैं। और अग्नि मिसाइल्स क्या होती हैं, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, उनमें वॉरहेड न्यूक्लियर आर्म्स रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एनसीए जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके डायरेक्शंस को ऑपरेशनलाइज करता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ये एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आर्टिकल से निकालनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा फिलीपींस, ये एक न्यूज में रहा है, ये जो मोर सोब्रे रेटलिंग मोर आइसोलेशन, ये बेसिकली साउथ चाइना सी से रिलेटेड है, साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, साउथ चाइना सी से रिलेटेड डिस्प्यूट। फिलहाल ये जो आर्टिकल है ये किस चीज से रिलेटेड है, एडिटोरियल, क्योंकि फिलीपींस ने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ था। देखिए अब ये बार बार आ रहा है, जो एनरिका लेक्सी केस था उसमें भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की बात हुई थी। ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, आप अपना नाम और किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये जरूर लिखें। मैं सारे कमेंट बॉक्स के जितने भी कमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये आपको पता होगा एनरिका लेक्सी केस में भी हमने कल परसों भी डिस्कस करा था। एनरिका लेक्सी केस जो था वो इटालियन शिप था, इटालियन शिप का नाम था। तो जो केरला के 2 फिशरमैन थे उनको गोली मारी थी इटालियन मरीन्स ने। तो उसमें जो वर्डिक्ट आया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, ये हेग में है नीदरलैंड्स में, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो उसमें वर्डिक्ट इटली के फेवर में आया था, हमारे अगेंस्ट आया था,
ठीक है। तो इसमें जो है फिलीपींस चाइना के अगेंस्ट गया था। 9 डैश लाइन, ये आपको पता होना चाहिए 9 डैश लाइन क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे मैप में समझ लेते हैं कि क्या है। अब देखिए ये साउथ चाइना सी है, ये वियतनाम है, ये चाइना है, ये इधर इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, और ये म्यांमार है, ये थाईलैंड म्यांमार, ये सब इधर है। तो ये आपको मैप में समझ में आना चाहिए, ये है साउथ चाइना सी। अब देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी क्या कहता है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल्स तक उसके लिए इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे इंडिया के लिए हम बोलें कि 200 नॉटिकल माइल तक, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया। इंडिया यहाँ पर सी बेड में एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही वियतनाम के लिए अगर हम बोलें तो यहाँ तक उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। जैसे ब्रूनेई है उनका भी होगा, फिलीपींस है उनका भी होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो मलेशिया का भी होगा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अलग अलग कंट्री की टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल तक होते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लेकिन चाइना ये कहता है कि नहीं, ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। हमारा हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंस है कि इसके ऊपर मालिकाना हक हमारा रहा है इतने एरिया में, साउथ चाइना सी में। और ये जिसके ऊपर चाइना अपना कंट्रोल दिखा रहा है, ये जो एरिया चाइना बता रहा है, इसे बोलते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन, तो ये 9 डैश जो लाइन है इसमें चाइना, ये जो रेड में आपको दिख रहा है, इसमें चाइना अपना अधिकार दिखा रहा है। तो अलग अलग कंट्री के साथ क्लैशेस हैं। तो फिलीपींस जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट है आर्बिट्रेशन, वहां पर गया था चाइना के अगेंस्ट, और उन्होंने फिलीपींस के फेवर में वर्डिक्ट दिया था पहले भी। तो वही आर्टिकल में लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखें 2016 का वर्डिक्ट है, 2016 का वर्डिक्ट ये कहता है कि ये 9 डैश लाइन कुछ भी नहीं है, इसका कोई लीगल वर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कोई लीगल वो नहीं है। 9 डैश लाइन को रिजेक्ट करा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, लेकिन चाइना ने ये कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो नल एंड वॉइड है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो चाइना ने नहीं माना। तो ये कंट्रोवर्सी में लगातार रहा है। इसके लिए हम अलग से भी सेशन लेकर आएंगे, इसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड होता है, ट्रेड के लिए रूट है मलक्का स्ट्रेट, वो सब हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, 200 नॉटिकल माइल वाली कंडीशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये एक न्यूज़ में रहा था। उसके अलावा जो न्यूज़ में हमारे पास रहा है वो है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये पैरेलल रोड है, किसके अलोंग, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अलोंग पैरेलल रोड चल रही है, और उस रोड को बना कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ये आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये अंडर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो ये आर्टिकल में राजनाथ सिंह ने ऑर्डर दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि जल्दी से स्ट्रेटेजिक रोड्स को कंप्लीट किया जाए बॉर्डर्स के अलोंग। तो ये एक न्यूज़ में रहा। उसके अलावा काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो ये एक न्यूज़ में रहा। ये आपको पता होना चाहिए, ये हम आगे और डिटेल